हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक की खास बात यह है कि आपको इस टॉपिक से व्यवहारिक जीवन की बहुत सी घटनाओं को समझने में काफी आसानी मिलेगी। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वह है अणुसंख्यक गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान की गणना करना। इसमें दो मेल शब्द आए हैं। पहला आया है अणुसंख्यक गुणधर्म और दूसरा शब्द आया है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का अर्थ जानते हैं, किसी अणु का यदि द्रव्यमान हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। या किसी अणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है वही आणविक द्रव्यमान होता है। जैसे हम जल की बात करें, H2O होता है, तो यदि इसका आणविक द्रव्यमान निकालें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2। अब H2O में हाइड्रोजन के तो 2 परमाणुओं का द्रव्यमान 2 हो गया। अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं 1, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16। तो 16 ऑक्सीजन के प्लस हाइड्रोजन के 2, तो 16 और 2 18। तो हम कहते हैं जल के एक अणु का मोलर द्रव्यमान जो होगा वह 18 ग्राम, उसे ग्राम में प्रदर्शित करेंगे, या उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वह कितना होगा 18 होगा। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान तो मुझे लगता है पीछे कई बार आया है, आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अब बात आता है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्यक शब्द से ही स्पष्ट है। अणुसंख्यक का अर्थ है कि जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, और अणुसंख्यक को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म का अर्थ है कि वे सभी गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या से प्रभावित होते हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं नियत होते हैं कि उनका कम होना अथवा ज्यादा होना यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। और किस अणुओं की संख्या, यहां पर हम मुख्यतः लेंगे विलेय के अणुओं की संख्या। जब उस पर निर्भर करें तो हम कहते हैं ऐसे गुणधर्मों को हम कहेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाक से हम परिभाषा लिखते हैं और फिर एक बार दोबारा से उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। हम कहते हैं किसी विलियन के वे सभी गुणधर्म जो हम कह सकते हैं विलियन में अणुओं की कुल संख्या तथा विलेय के अणुओं की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो या तो आप ये परिभाषा दे सकते हो या फिर एक दूसरी परिभाषा भी इसको दे सकते हो। दोनों सेम ही है। आपके लिखने का ढंग है, आपके याद करने का तरीका है या समझने का तरीका है, आप किसको कैसे समझते हैं। दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं किसी विलियन के वे गुणधर्म जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, वह अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और साथ ही यहां एक लाइन और जोड़ रहे हैं हम कि यह विलेय तथा विलायक की रासायनिक हम कह सकते हैं प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करते। यह विलेय तथा विलायक की रासायनिक
प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करते, यानी कि उन पर निर्भर नहीं करेंगे कि वो आपस में कैसी रासायनिक क्रिया करते हैं, नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, यहां हमारी होगी परिभाषा पूरी। परिभाषा को समझ लेते हैं। हमारी पहली परिभाषा तो यह कहती है कि किसी भी विलयन के वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या तथा विलय की अणुओं की संख्या के अनुपात पर निर्भर करे। तो मुख्य शब्द क्या आ रहा है? अणुओं की संख्या। ये अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। यहां हम कह सकते हैं विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या तथा विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, विलय पर निर्भर नहीं कर रहे। हमने पीछे बात करी थी इसकी, जब हमने कहा था कि वाष्प दाब में कमी होती है, तो हमने कहा था वाष्प दाब में जब कमी होती है किसी विलयन में, हम जानते हैं विलयन कैसे बनता है, एक विलायक और एक विलय को आपस में मिला दे तो किसका निर्माण हो जाता है? विलयन का निर्माण हो गया। अब हमने कहा विलायक तो क्या है? वाष्पशील। इसका अर्थ है उसे थोड़ा भी वो गर्मी पाता है तो वो वाष्प भाप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में या गैसीय अवस्था में कह सकते हैं आप। और जो विलय है वो होता है अवाष्पशील, हमने कहा, यानी कि उसको गर्म करने पर उसके कण वाष्प में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रहे। तो अब यदि एक ऐसा विलयन लिया जाए जिसमें विलायक वाष्पशील हो और विलय अवाष्पशील हो, तो जब विलायक में विलय डाला जाता है तो इससे विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आती है वह विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। उसके विलय किस प्रकार का है इस पर निर्भर नहीं करता। यह पूरी चर्चा डिटेल में हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बताई थी। यदि आपको पूरी डिटेल में समझनी है तो आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। तो वही बात यहां पर फिर से एक बार रिपीट हो रही है कि यहां पर यह कह रहे हैं कि जो अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं वह विलय के कितने अणु विलयन में डाले गए हैं, विलायक में डाले करके विलयन बनाया गया है, इस पर निर्भर कर रहे हैं। विलय कौन सा है इस पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, विलय कैसा है, वह विलायक से कैसी रासायनिक क्रिया कर रहा है, इस बात पर निर्भर न करें, ऐसे गुणधर्मों को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो मुझे लग रहा है अब आपकी ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा कि बस वे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें जो कि विलयन में उपस्थित होता है। जो भी गुणधर्म इससे संबंधित होंगे, इस बात से संबंधित होंगे, वही हमारे कहलाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अब ये बहुत सारे हमारे होते हैं, जब भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिमांक में परिवर्तन आता है, किस प्रकार से क्वथनांक में परिवर्तन आ रहा है। और उससे पहले सबसे पहले हम टॉपिक जो ले रहे हैं वह हमारा टॉपिक आता है, ये होता है हमारा वाष्प दाब। वाष्प दाब आप समझते हैं, जब किसी विलायक को गर्म किया जाता है तो उससे जो वाष्प ऊपर जाती है वह विलायक पर जो ऊपर से दाब डालती है उसे कहते हैं वाष्प दाब। तो क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन यानी कि कमी आ जाना। अब इसको समझते हैं। और जो यहां पर एक शब्द हमने छोड़ दिया था कि आणविक द्रव्यमान की गणना करना, तो इस गुणधर्म से हम क्या कर सकते हैं? किसी विलय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर विलय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करके क्या फायदा हुआ? अब मेरी बात को समझिए। हमने कोई एक विलायक लिया, अब विलायक हमने कहा मान लेते हैं जल ले लिया, और जल लिया हमने, और हमने क्या करा उसमें थोड़ा सा कुछ एक विलय डाल दिया। अब विलय की मात्रा तो मैंने नाप ली कि वह कितने ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, ये तो मैंने नाप लिया और मैंने नाप के उसको विलायक में डाल भी दिया। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि वो विलय क्या चीज है, वो किससे मिलकर के बना हुआ है। तो वह किससे मिलकर के बना हुआ है, वो कौन सा विलय है, उस विलय का नाम क्या है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं आणविक द्रव्यमान ज्ञात करके। क्योंकि आणविक द्रव्यमान यदि आपको किसी का ज्ञात हो जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं ये यौगिक कौन सा होगा, ये हमारा तत्व कौन सा होगा,
ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का अर्थ है कि आप किसी विलायक में जो अननोन अज्ञात विलेय मिला रहे हैं उस विलेय को ज्ञात कर सकते हो कि वो क्या चीज थी। तो यह क्या इसका काफी अच्छा यूज है। तो अब इसका एक एप्लीकेशंस क्या है व्यवहारिक जीवन में। व्यवहारिक जीवन में यह एप्लीकेशन है कि आप किसी शुद्ध पदार्थ का, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जानते हैं और उसमें कुछ अशुद्धि मिली हुई है किसी कारण से। अब आपने उसी पदार्थ को गर्म करा तो देखिए उसके वाष्प दाब में कमी आ गई। तो वाष्प दाब में जो कमी आई वो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज से ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस चीज को कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का अर्थ है कि हमने कहा, मान लेते हैं मैंने कोई एक विलियन लिया, यहां पर एक विलियन बना रहा हूं मैं, इस प्रकार से एक विलियन ले लिया। तो विलियन होगा तो ये हमने इसमें ये कर दिया और इसमें क्या है, कुछ हम कह सकते हैं विलेय पदार्थ भी होगा। तो ये क्या हो गया, विलेय हो गया, कुछ मात्रा में विलेय हो गया। अब वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। बस हमने देख लिया कि ये जो नीले रंग से बनाया है ये है विलायक और जो काले रंग से बनाया है ये हमारा क्या है, विलेय। अब हमने कहा कि जब हम विलायक को शुद्ध अवस्था में लेते हैं, क्या कहा मैंने, जब विलायक को शुद्ध अवस्था में लिया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब है उसे मान लेते हैं मैं PI0 से प्रदर्शित कर रहा हूं। क्या कहा, माना विलायक जिसको हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, माना विलायक का, या 1 से ले लेते हैं, चलिए 1 ही से ले लेते हैं, शुरुआत करें तो 1 से ले लेते हैं। माना विलायक का, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वाष्प दाब। तो मान लेते हैं माना विलायक का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PI0 है। ध्यान दीजिएगा मैंने यहां PI0 लिखा है, P10 नहीं लिखा है। तो हमने कहा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है, PI0 है। अब हमने क्या करा, इसमें कुछ विलेय मिलाया। तो लिखते हैं जब इस विलायक में विलेय मिलाया जाता है, विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन में जो विलयन मिल जाएगा, विलायक में विलय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन। तो प्राप्त विलयन में विलायक, अब ये विलेय क्या ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं अवाष्पशील। विलायक में अवाष्पशील, ध्यान रखना इस बात को, ये मैंने ऊपर की ओर तीर लगा दिया। जब इस विलायक में अवाष्पशील विलेय बनाया जाता है, यानी कि वो जो विलेय है उसको गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, इसके कहने का अर्थ ये है अवाष्पशील। तो जब इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन में विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि विलायक का वाष्प दाब, और विलायक के वाष्प दाब, क्योंकि हमने विलायक को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि विलायक का वाष्प दाब P1 हो तो किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम कहता है कि जब किसी विलायक में कोई हम कह सकते हैं अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलायक का जो नया हम कहेंगे वाष्प दाब होगा, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, P1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, यह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, मोलों की संख्या के। किसके मोलों की संख्या, यदि विलायक का वाष्प दाब ले रहे हैं तो विलायक के ही मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हमारा राउल्ट का नियम था। अब अनुक्रमानुपाती का निशान में जब हम हटाते हैं तो यहां पर बराबर लगा करके क्या करते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है, और हमने वहां कांस्टेंट कैलकुलेट किया था, वह कांस्टेंट निकल के आता है जो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है, यानी कि जो हमने PI0 यहां लिया है उसके बराबर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, PI0। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये P1 अनुक्रमानुपाती था X1 के,
लेकिन जो कांस्टेंट हम लेंगे अनुक्रमानुपाती का, जब उसका मान निकालते हैं तो शुद्ध अवस्था में विलायक का जो वाष्प दाब होता है वह उस नियतांक के बराबर होता है। यदि आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर के, जिसमें राउल्ट का नियम डिटेल में आपको समझाया है, आप वहां जाकर के इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। तो अब हमने कहा कि प्रारंभ में कितना था, Pi0, जब अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलायक का कितना हो गया दाब, P1 हो गया। तो अब कहते हैं वाष्प दाब में कमी, तो लिखते हैं अतः वाष्प दाब में कमी। कितनी कमी आएगी भाई, हमने कहा डेल्टा P1 ले लेते हैं। डेल्टा P1 मतलब पहले जब वाष्प दाब ज्यादा था उसमें से घटा रहे हैं बाद का वाष्प दाब जो कि कम हो गया। तो पहले वाष्प दाब कितना था, Pi0, ये शुद्ध अवस्था में था, किसका, विलायक का, तो लिखेंगे Pi0 माइनस बाद में वाष्प दाब कितना हो गया, P1, इसके बराबर हो गया। तो अब P1 की वैल्यू यदि यहां से रख लिया जाए, इससे ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से P1 का मान रखने पर, तो मान रख दें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा P1 बराबर, ये है Pi0 माइनस P1 का मान भी क्या आ गया, Pi0 इंटू क्या आ गया, x1 के बराबर आ गया। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये डेल्टा P1 बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, Pi0 कॉमन, क्या आ गया, 1 माइनस x1 के बराबर आ गया, ये आ गया। तो हमारे पास ये समीकरण आ गई। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। ये डेल्टा P1 क्या चीज है, यह है विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आई है। क्यों आई है कमी, इसको भी समझा ले रहे हैं, क्योंकि शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब क्या था, ज्यादा, जिसको कि हमने Pi0 से प्रदर्शित किया। और जब उस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वह वाष्प दाब किसके बराबर है, P1 के बराबर है। और इन दोनों का जब अंतर निकाला तो वो इसके बराबर आ गया। अब ये x1 क्या है, x1 क्योंकि एक नंबर हमने किसको माना है, विलायक को, तो ये विलायक का मोल अंश है। तो विलेय का मोल अंश कितना होगा, x2 मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, इसी चीज को लिख रहे हैं, माना विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश बराबर कितना हो गया, x1, और विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश बराबर x2। और आप जानते हैं x1 प्लस x2, विलायक का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश यदि मिला दिए जाए, इनके दोनों के मोल अंशों को जोड़ दिया जाए तो वो विलयन के मोल अंश के बराबर होगा, जो कि 1 के बराबर होता है, इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये बात आप समझते हैं। अब हमने कहा यदि डेल्टा P1 बराबर P10 इंटू 1 माइनस x1 है, और मैं इसको प्रदर्शित कर रहा हूं इस समीकरण में, यह जो हमारी समीकरण है, यह वाष्प दाब में जो कमी है जो कि डेल्टा P1 है, उसको संबंधित कर रही है किससे, विलायक के मोलों की संख्या से, या मोल अंश से। मोलों की संख्या ने बोल के मोल अंश बोलेंगे, मोल अंश से, किसके, विलायक के। मैं चाह रहा हूं इसे विलेय के मोल अंश में परिवर्तित करना। तो इस वाले समीकरण से यदि मैं क्या करूं, x1 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x1 उधर जाएगा तो 1 माइनस x1 आ जाएगा, रो किसके बराबर आएगा, x2 के बराबर। तो यहां लिखते हैं चूंकि x1 प्लस x2 बराबर है 1 के, तो यहां से x1 उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर 1 माइनस x1। तो x2 का ये 1 माइनस x1 का मान जो x2 के बराबर है, वो मान यहां पर रख रहा हूं मैं। तो वैल्यूज रखते हैं, फिर हमारे पास देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो क्या आ गया, डेल्टा P1 बराबर P10 और 1 माइनस x1 की जगह क्या आ गया, x2 आ गया, इंटू x2। ये हमारे पास आ गया। अब यदि इसको इसके नीचे ले जा लिया जाए तो यहीं पर कर रहे हैं, क्या हो गया, डेल्टा P1 बटे ये हमारा Pi था, Pi, तो ये Pi0 बराबर किसके रह जाएगा, यहां x2 के रह जाएगा। और यह हमारी क्या है, एक इक्वेशन है, एक सूत्र है। अब इस सूत्र को थोड़ा और से रीअरेंज कर सकते हैं।
क्योंकि डेल्टा P1 क्या चीज है, डेल्टा P1 है PI0 माइनस P1 के बराबर। तो डेल्टा P1 की जगह यदि मैं ये लिख लूं तो क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में डेल्टा P1 की जगह PI0 माइनस P1, तो लिखेंगे PI0 माइनस P1 बटे नीचे क्या है PI0 बराबर किसके आ गया, इसको लिख सकते हैं डेल्टा P1 बटे PI, और यह बराबर किसके है x2 के। यह हमारे पास क्या आ गया, एक और फार्मूला आ गया। तो यह सीधे सीधे बताता है कि विलेय के जो मोल अंश है वह अनुक्रमानुपाती है किसके, डेल्टा P, यानी कि किसमें, विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आई है वह विलेय के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि विलेय का मोल अंश जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे विलायक में विलयन बनाने के लिए, वैसे वैसे विलायक के वाष्प दाब में कमी आएगी। तो यहां तक मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतना फार्मूला हम निकाल चुके हैं। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, ये आया PI0, यहां पे लिख रहे हैं PI0 माइनस क्या है P1 बटे नीचे है PI0 बराबर किसके बराबर है, डेल्टा P1 बटे PI0 बराबर किसके, x2 के। तो मैं इस वाले जो हमारा ये फार्मूला है इसको यहां से स्किप कर रहा हूं और केवल इसको किसके बराबर लिख रहा हूं, x2 के बराबर लिख रहा हूं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया हमने कहा। अब इसमें x2 क्या है, यह है विलेय का मोल अंश। तो क्या लिखेंगे, जहां x2 क्या है, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। और यदि विलेय का मोल अंश है तो x2 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा मोल अंश की परिभाषा क्या होती है। मोल अंश की परिभाषा होती है कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा पूरे विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या का अनुपात, वह क्या कहलाता है, विलेय के मोल अंश कहलाता है। आपने मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रिक्शन की परिभाषा पढ़ी होगी, वहां हमने अवयव शब्द भी इस्तेमाल किया था कि विलयन में किसी अवयव का मोल अंश बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होता है। यह फार्मूला हमने बताया था। तो इसको यदि यहां पर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कर रहा है विलायक को रिप्रेजेंट। तो हम कहें चूंकि यदि पहले लिख लेते हैं N2 क्या है, हम कहें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और N1 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 क्या है, विलेय, तो इसके मोलों की संख्या निकालनी है तो ऊपर क्या लिखेंगे N2 और बटे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि N1 प्लस N2 के बराबर आएगा। तो x2 का ये मान यहां पर रख देते हैं। तो मान रखें तो क्या आ जाएगा, हम रखते हैं मान को, ये हमारा आ जाएगा PI0 माइनस P1 बटे PI0 बराबर किसके आ जाएगा, x2 का मान क्या आ गया, N2 बटे N1 प्लस N2 के बराबर आ गया। तो यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल गया। ये वाला फार्मूला मोल अंश के रूप में है, ये वाला फार्मूला हम कह सकते हैं मोलों की संख्या के रूप में है। ये वाला फार्मूला सेम है, बस इसको हमने इसमें कन्वर्जन कर दिया। अब यहां पर एक कंडीशन हम ले रहे हैं कि यदि विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, यदि विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, सामान्यतः होता ही है, मान लो हमने जल के रूप में विलायक ले लिया और विलेय के रूप में क्या ले लिया, नमक ले लिया। नमक भी कैसा होता है, हमारा अवाष्पशील विलेय है। तो यदि 1 लीटर विलयन में मैं 1 चुटकी नमक मिला दूं तो 1 लीटर जल की तुलना में हमारा 1 चुटकी नमक के विलेयों की जो मोलों की संख्या होगी वो जल की तुलना में, जल के मोलों की तुलना में बहुत कम होगी। तो इस स्थिति में हम नीचे जो N1 प्लस N2 लिख रहे हैं, जहां N1 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, यह है N1 विलायक के मोलों की संख्या। तो N1 की तुलना में यदि N2 सूक्ष्म हो तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं N2 बटे N1। तो क्या कहा मैंने कहा यदि
N1 N2 का मान बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में, N1 की तुलना में, तो यही वाला फार्मूला क्या आ जाएगा, इसी फार्मूले को हम कैसे लिख देंगे, ये लिख सकते हैं PI0 माइनस P1 बटे PI0 बराबर किसके हो जाएगा, N2 बटे N1 के। पर ध्यान रखना ये कंडीशन कब है, जब ये वाली कंडीशन हो तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो यहां भी बात समझ में आ गई। लेकिन हम अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि हमें क्या करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसका आणविक द्रव्यमान, मैंने कहा था आणविक द्रव्यमान हम सामान्यतः ज्ञात करते हैं विलेय का, और विलेय का आणविक द्रव्यमान पता चल जाए तो हमें यह भी पता चल जाता है कि विलेय क्या चीज है, और वही हमारा मोटिव था। अणु संख्यक गुणधर्मों का एक मोटिव यह है कि आप किसी ज्ञात विलायक में कोई अज्ञात विलेय मिला रहे हो जिसकी मात्रा आपको पता हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस सूत्र की सहायता से विलेय का नाम या विलेय कौन सा था उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं N2 और N1 क्या चीजें होती हैं। N2 होती है मोलों की संख्या। तो हम जानते हैं चूंकि हमारे पास सूत्र होता है, यहां पे लिख रहे हैं सूत्र, चूंकि मोलों की संख्या जिसे सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं, वह बराबर होती है हमारी, इसका मान होता है द्रव्यमान बटे, आप लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान, या जिसे आप आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। तो N जो कि मोलों की संख्या है वो बराबर होगा द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, W से, और मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं M से। तो अब इस वाले फार्मूले में यदि N का मान W/M लिख लिया जाए, ठीक है, जहां पर हमने कहा N की जगह क्या लिखना है, W/M, तो N2 के लिए क्या हो जाएगा, W2/M2, और N1 के लिए क्या हो जाएगा, W1/M1। ये मान यहां पर रखें तो क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होगा, यह आ जाएगा PI0 माइनस P1 बटे PI0 बराबर क्या हो जाएगा, N2 का मान क्या रखा, हमने कहा N बराबर है W/M, तो यह आ जाएगा W2/M2, और नीचे क्या आ जाएगा, W1/M1। ये पलट जाएंगे तो यही वाला फार्मूला क्या आ जाएगा, PI0 माइनस P1 बटे PI0 बराबर, ये ऊपर चले गया तो ये हो गया W2M1 बटे W1M2, और यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले से हम, क्योंकि विलेय कौन है, दो, यानी कि जिसमें हमने 2-2 लिखा है वो विलेय को प्रदर्शित कर रहा है, तो W2 का अर्थ है विलेय की मात्रा, मात्रा मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ये होती है मात्रा। और M2 क्या होता है, उसका आणविक द्रव्यमान, जिसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, ये उससे प्रदर्शित है। M1 क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और W1 क्या है, विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान, जो कि हम कहते हैं हमने 500 ग्राम लिया है या 500 ml लिया है, 500 ml होगा तो 500 ग्राम के बराबर होगा, वह हमारे क्या है, विलायक की मात्रा है। तो इन संकेतों के आप चाहें तो यहां पर नाम लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने, ये W1 हमने कहा विलायक की मात्रा, W2 ये किस में होती है विलायक की मात्रा, ग्राम में, ये है विलेय की मात्रा, ये भी किस में होगी, ग्राम में। अब M1 क्या है, यहां से हटा दें, M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान, और M2 क्या है, यह है विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये है, बाकी ये चीजें आपको पता ही है कि PI क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और P1 क्या है, जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो जो वो कम हो गया था वाष्प दाब विलायक का, यह वह वाष्प दाब है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इस वाले फार्मूले से देखिए, इस वाले फार्मूले से यदि आपको M2 का मान ज्ञात करना है तो हम M2 इस वाले फार्मूले को किसके बराबर लिखा जा सकता है, देखिए यहां पर हमने यहां पर लिखा था ये डेल्टा P1 बटे PI0 बराबर है X2 के, और X2 का मान
दाहिनी तरफ का कितना आया, इसके बराबर आया। तो इस वाले फार्मूले और इस वाले फार्मूले को लेकर के हम क्या निकाल सकते हैं, m2 के मान को ज्ञात कर सकते हैं, यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज काफी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बशर्ते आपने मेरे पिछली क्लासेस के जो वीडियोस हों वो अच्छे से देखें। क्योंकि वाष्प दाब क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इन सब चीजों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। राउल्ट का नियम क्या है, किस प्रकार से हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं, ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पहले पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे, उनको सीक्वेंस में समझना पड़ेगा, तब आप सीक्वेंस में आगे आएंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएंगे। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बेस्ड में जो एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए हमने सूत्र का निगमन किया, जो कि हमने देखा इस प्रकार से है, डेल्टा P1 बटे PI0 बराबर PI0 माइनस P1 बटे PI0 बराबर x2 बराबर N2 बटे N1 प्लस N2। और विशेष स्थिति में जब हम कह सकते हैं विलेय की मात्रा यानी कि N2 का मान बहुत कम हो, किसकी तुलना में, विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में, तो अब N2 का मान N1 से बहुत कम हो, जिसे हम तनु विलयन कहते हैं, तो उस स्थिति में ये N2 बटे N1 प्लस N2 N2 बटे N1 के बराबर होगा। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यह जो हमारा होता है यही हमारा अपेक्षिक अवनमन होता है, ध्यान रखिएगा इसे क्या कहेंगे, अपेक्षिक अवनमन। ये अपेक्षिक अवनमन ही है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बेस्ड में हम क्या कर रहे हैं, पहला एग्जांपल जो बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ है उसको करते हैं। और ये हमारा है एग्जांपल नंबर 2.6। क्या कह रहा है एग्जांपल, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य अनापघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन, जिसका मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है, घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, हमें ज्ञात करना है ठोस का मोलर द्रव्यमान। तो ठोस कौन सा हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा विलेय है उसका मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले में जहां जहां 1 आ रहा है, 1 कह लीजिए, इस आई को भी आप 1 ही लेना, ये विलायक का ही है। तो जहां 1 1 है वह सारी की सारी चीजें विलायक से संबंधित है, और जहां 2 है वह सब चीजें विलेय से संबंधित है। तो हमें जब ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, ठोस यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी कि हमें ज्ञात करना है m2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहला है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी कि PI0 है, PI0 बराबर हमें कितना दे दिया, ये दिया 0.850 बार, 0.850 बार, 850 बार। सेकेंड 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य, जो ये हमें दिया है W2 0.5 ग्राम, 5 ग्राम। तो W1 भी दिया होगा जिसे हम विलायक का मात्रा कहते हैं, वो है 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम है, क्या है ये, बेंजीन। और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान भी प्रश्न में दिया है 78 दिया है, यानी कि हमें दिया है M1, ये दिया है 78 ग्राम पर मोल, ये मोलर द्रव्यमान दे दिया। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो हमें यानी कि प्रेशर दे दिया P1 बराबर 0.845 बार, 0.845 बार। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ये हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए काफी आसान है, हमें क्या क्या चीजें दे दी, PI0 दे दिया, P1 दे दिया, तो PI0 दे दिया, ये दोनों चीजें दे दी, P1 दे दिया। क्या ज्ञात करना है, M2 ज्ञात करना है, जबकि हमारे को M1 भी दे दिया और W1 भी दे दिया, W2 भी दे दिया, P1 भी दे दिया। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला हिस्सा, इसको किसके बराबर रखना है, इस वाले हिस्से के बराबर रखना है। तो बस ये फार्मूला बन जाएगा, लिख ले PI0 माइनस P1 बटे PI0 बराबर यह आ गया W2 M1 बटे W1 M2। हमें M2 की वैल्यू निकालनी है, तो M2 को यहां ले गए, तो यह आ गया M2 बराबर क्या आ गया, W2
m1 बटे w1 तो पहले से था, m2 को यहां लाए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा गुणा pi0 बटे ये आ जाएगा pi0 माइनस p1, इसके बराबर आ गया। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है केवल इसमें, तो m2 क्या आ जाएगा, m2 बराबर W2 का मान कितना दिया है हमारे को 0.5 ग्राम, तो लिखेंगे 0.5 गुणा M1 यानी कि विलायक का मोलर द्रव्यमान, और वह हमें दिया है 78, तो लिख लिया 78 बटे नीचे क्या है W1, और W1 का मान हमें दिया 39 ग्राम, तो लिख लिया 39 मल्टीप्लाई PI0 का मान हमें दिया है 0.850 बटे नीचे लिया है PI0 माइनस P1, तो PI0 तो वही है 0.850, और P1 का मान कितना है, P1 का मान है 0.845, 0.845। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो M2 का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 170 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट खुद से जरूर कीजिएगा। बहुत बार होता क्या है कि हम तो खैर पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं, पर हम रनिंग में करते हैं प्यारे बच्चों, हम उसको ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 बार चेक करते हैं, हम रनिंग में करते हैं, तो बहुत बार पॉसिबिलिटी है कि हमारी कैलकुलेशन में कहीं गलती हो, या जब इस प्रकार के प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स बताएं, और हमारा पूरा फोकस होता है कि आपको तरीका बताया जाए कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो कहीं कैलकुलेशन में यदि कहीं मिस्टेक होती भी है तो आप खुद से चेक कीजिए करें, और यदि आपको जो सही लगे वही क्या हो आंसर होगा। तो फिलहाल हमारे हिसाब से ये इतना आ रहा है, आप अपने से चेक कर लीजिएगा कितना सही आंसर आ रहा है। अब अगला प्रश्न देखें तो एक्सरसाइज का इसी के बेस में जो प्रश्न है वो हमारे पास है, एनसीईआरटी किताब है प्यारे बच्चों, ये हम एनसीईआरटी ही लेकर के चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी का 2.9 प्रश्न है, तो लिखेंगे पाठ्य निहित प्रश्न 2.9, और ये हमारे है पेज नंबर जो है इसमें 54 पे है, और लेकिन जैसे जैसे पब्लिकेशन बदलता रहता है वैसे वैसे ये आगे पीछे थोड़े से हो जाते हैं प्रश्न भी, तो वो आप देख लीजिएगा। प्रश्न हमारा है 2.9, इसके अनुसार 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी कि हमें क्या दे दिया, जब जल होगा तो वो विलायक ही होगा, तो हमें दे दिया PI0 की वैल्यू हमें दे दी है, ये हमें दे दी है 23.8 mmHg, ये हमें दे दी। सेकंड क्या करें, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, तो 850 ग्राम जल ले रहे हैं, यानी कि जल जो कि विलायक है उसे हम लेंगे W1, ये कितना है 850 ग्राम। इसमें यूरिया कितने ले रहे हैं जो कि विलेय होगा, वो हमें दिया है 50 ग्राम, और ये इसका फॉर्मूला NH2CONH2 यूरिया यानी कि NH2CONH2, ये साथ में क्या कह रहा है, घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके सापेक्ष आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। तो विलयन के लिए जल का वाष्प दाब यानी कि हमें ज्ञात करना है P1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, और दूसरा क्या कह रहा है, आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। आपेक्षिक अवनमन को हम कहते हैं डेल्टा, जो हमने यहां पर लिखा है ये डेल्टा P1 बटे PI0, इसको भी कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें हमें क्या करनी, कैलकुलेशन में लानी है। कैसे करेंगे, आप देखिए कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है तो PI0 यानी कि हमें इसकी वैल्यू दे रखी, P1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई समस्या नहीं है। साथ ही हमें डेल्टा P1 बटे PI0 इसकी वैल्यू भी, यानी कि इसी की वैल्यू, क्योंकि ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, तो इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है इसके, और इन चारों के मान हमें एक प्रकार से दिए हुए हैं, क्योंकि देखिए W1 दे रखा है, W2 दे रखा है, दो चीजें दे दी। अब एक हमारे पास क्या है, विलायक क्या है, जल, तो M1 क्या है, जल का मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे भाई जल का मोलर द्रव्यमान, आप निकाल सकते हो, H2O होता है, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, तो हाइड्रोजन के 2 है तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो क्या लिख लेंगे 16, तो कितने आ गए, 2 एकम 2 और 16 यानी कि ये कितने होंगे 18। तो M1 का मान कितना आ गया, 18 आ गया, तो एक हमने M1 निकाल लिया।
हम M2 भी ज्ञात कर सकते हैं। M2 कैसे ज्ञात करेंगे? M2 हो गया यूरिया का क्या हमें ज्ञात करना है? मोलर द्रव्यमान। और कैसे ज्ञात करेंगे यूरिया का मोलर द्रव्यमान? फार्मूला पता है, NH2CONH2। क्या है? NH2CONH2। यहां पर हम देखें तो नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 N2। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। कार्बन का कितना है? 1। और ऑक्सीजन के कितना है? 1। तो N के 2, H के 4 और C का 1, O का 1। तो अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के 2 है तो 2 गुणा नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 14, तो क्या लिख लेंगे? 2 गुणा 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने? 4। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, तो 4 गुणा 1 प्लस कार्बन का एक परमाणु है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 14 दूनी 28, 28 और 4 ऐसे लिख लेते हैं, 28 प्लस 4 प्लस 12 और 16, ये हो गया 28। तो ये हो गया 32 और ये 32 और 28 कितना हो गया? टोटल 60 हो गया। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान आ गया 60, मैंने लिख लिया यहां पर। ये कितना है? 60। तो अब हमें इस वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को इक्वेट करना है, या आप कह सकते हैं इस फार्मूले को लास्ट फार्मूले को इक्वेट करना है। तो लिखेंगे डेल्टा P1 बटे PI बराबर W2 M1 बटे W1 M2 बराबर W2 का मान, सबसे पहले W2 कितना है? 50 ग्राम, तो लिख लिया W2 की जगह 50 गुना M1 का मान कितना निकला? M1 का मान निकाला है 18, तो बटे 18 इसमें भाग देना है। किसका? W1 का मान कितना है? 850 ग्राम, तो लिख लिया 850 ग्राम गुणा M2 यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना है? 60, तो हमने क्या लिख लिया? 60। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा P1 बटे PI, ये PI 0 है, डेल्टा P1 बटे PI 0 बराबर हमारा किसके आ जाएगा? 0.017 के बराबर आएगा। और ये एक रेशियो है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ऊपर भी प्रेशर है, नीचे भी प्रेशर है, दाब बटे दाब। तो ये हमारा क्या निकल गया? सबसे पहले हमें जो निकालना था, यानी कि जिसे कहते हैं आपेक्षिक दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, वो हमने यहां पर ये कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड चीज, हमें P1 यानी कि जो विलायक था, जो जल था, उसके दाब को कैलकुलेट करना है जब वो विलयन में उपस्थित हो, यानी कि शुद्ध अवस्था पे नहीं, शुद्ध अवस्था पे तो उन्होंने दे रखा है, जब वो विलयन में उपस्थित हो। तो हम जानते हैं ये डेल्टा P1 बटे PI 0 बराबर होता है इसके। तो इस फार्मूले में हमें क्या निकालना है? P1 निकालना है, यही हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, चूंकि ये लिख लेते हैं PI 0 माइनस P1 बटे PI 0 बराबर किसके होता है? डेल्टा P1 बटे PI 0। और ये डेल्टा P1 बटे PI 0 का मान हमने कितना कैलकुलेट निकला? 0.017 इसके बराबर निकाल दिया हमने ये मान इस प्रकार से। तो अब मान रखते हैं, इस वाले में आपको क्या रखना है? PI 0 का मान रखना है। तो कैसे रखेंगे? PI 0 का मान हमें पता है कितना है? 23.8। तो लिखेंगे 23.8 माइनस P1 बटे 23.8 बराबर 0.017। इसको हल करें, 23.8 की वहां गुणा कर देंगे, तो यह आ गया 23.8 माइनस P1 बराबर 0.017 गुणा 23.8। और हमें तो P1 निकालना, तो P1 को उधर ले जा लेंगे या इधर रहने देंगे। P1 बराबर ये 23.8 जो था, इसमें से ये वाला पद इधर आ जाएगा, तो माइनस 0.017 गुणा 23.8। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? P1 यानी कि जल का जो कि इसमें विलायक है, उसका क्या हो जाएगा? दाब आ जाएगा जब वो विलयन में उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा आपेक्षिक अवनमन क्या होता है जब हम वाष्प दाब के संदर्भ में इसे समझते हैं, और ये हमने मुख्य रूप से समझा अणुसंख्यक जो हमारा गुणधर्म होता है उसके आधार पर। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक काफी आसान था,
मुख्य बात, यदि आपको पीछे की क्लासें आपने अटेंड करी होगी तो आसान होगा बच्चों। यदि सीधे ही आप यहां पर आगे होंगे, जैसे वो पैराशूट वाली स्थिति होती है ना, कि सीधे पैराशूट पहना और सीधे हवाई जहाज से कूद गए और कहीं पर भी आप लैंड कर गए। यदि आप उस तरीके से आए हैं कि आपने सीधे, हम कह सकते हैं कोई नया व्यक्ति आया है, नया बच्चा आया है और उसने सीधे हमारा ये वीडियो देखा, तो उसको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचेगा ये वाष्प दाब क्या हुआ, अवनमन क्या हुआ, अणुसंख्य क्या हुआ, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का क्या अर्थ है, इन सब चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन यदि आप शुरू से सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चैप्टर को, तो आपको 101% ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फिर यदि आपके फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसको मैं जल्दी से आपका क्या करूं, आंसर भी दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।